देखो, किसी भी काम को अगर आप करते हैं और वो काम अगर चरणबद्ध तरीके से करा जाए या फेजेस में करा जाए तो उस काम के सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और किसी भी वर्क को प्लान बना करके अगर करा जाए तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो किसी भी कंपनी के लिए अगर आप काम करते हैं तो कंपनी ये चाहती है कि हमारे सभी प्रोजेक्ट्स जो भी हमें मिले वो सक्सेसफुल हों। ठीक है। तो कंपनी को सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको प्लान वे में करना पड़ेगा और स्टेप वाइज करना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि सॉफ्टवेयर कंपनी एक फैक्ट्री की तरह होती है, जैसे जैसे मोबाइल की फैक्ट्री है, तो वहाँ एक मोबाइल नहीं बनेगा, हजारों मोबाइल बनेंगे। अगर कोई पेन की फैक्ट्री है तो वहाँ एक पेन नहीं बनेगा, हजारों पेन बनेंगे। यानी कि वहां पर एक तो मैन पावर ज्यादा होगी। ठीक है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में अगर हम बिग प्रोजेक्ट्स की बात करें, एनी बिग प्रोजेक्ट्स, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर है तो उसमें एक तो मैन पावर बहुत ज्यादा होगी। मैन पावर का मतलब होता है टीम मेंबर्स। ठीक है। इनको हम टीम भी कह सकते हैं, मैन पावर टीम, या टीम मेंबर भी कह सकते हैं। ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी और बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और पावर की जरूरत पड़ेगी, मतलब लाइट्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए कि कार बनाना है तो कार के लिए भी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, टीम मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, और एक बड़े एरिया की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा पावर्स की जरूरत पड़ेगी, ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें तीन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज के लिए। क्या? एक तो कॉस्ट, और दूसरा टाइम, टाइम, और तीसरा एफर्ट। ये तीन फैक्टर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि जिस चीज में ये फैक्टर्स जो हैं ये कुछ इस तरह से फैक्टर और भी केयर करने वाले हो जाते हैं कि जब कॉस्ट, टाइम और एफर्ट, ये तीनों ही जितना ज्यादा जाएंगे, मतलब जितना ज्यादा होंगे ये, आप ऐसे करके अगर हम एक ग्राफ बना लें, ये तीनों जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जाएगा फेलियर होने का, क्योंकि फेल होगा तो एफर्ट भी हमारा क्या कहते हैं, नुकसान होगा। एफर्ट यानी कि मेहनत, मेहनत भी खराब जाएगी, टाइम भी खराब जाएगा, और कॉस्ट भी यानी कि जो लागत लग रही है वो भी खराब जाएगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में क्या होता जाता है, हमारे प्रोजेक्ट का जो रिस्क फैक्टर है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। और किसी भी चीज में अगर यहाँ पर ऐसे कर दें, कॉस्ट, टाइम और एफर्ट वो थोड़े हैं, छोटा है, जितना कम है कॉस्ट उतना ही फैक्टर, रिस्क फैक्टर कम होगा। जैसे आप 10 रुपए जेब में लेकर के चल रहे हैं रोड पर तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर आप 10 करोड़ लेके चलेंगे तो रिस्क फैक्टर उतना ही हाई हो जाएगा। यानी कि पैसे के बढ़ते ही रिस्क फैक्टर क्या हो गया, हाई हो गया। आप पैदल चल रहे हैं या घर में चल रहे हैं, घर में अगर आप चल रहे हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस वे पे चलेंगे तो एक्सीडेंट, वो जगह कैसी हो जाएगी, हाई रिस्क प्लेस हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कॉस्ट, टाइम और एफर्ट, ये किसी भी बिग प्रोजेक्ट्स में, चाहे प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, ये लगेगा तो है ही है। तो प्रोजेक्ट जितना बड़ा होता चला जाएगा कॉस्ट, टाइम और फैक्टर उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे। यानी कि ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी बड़े प्रोजेक्ट्स पे, ज्यादा टाइम खर्चा होगा बड़े प्रोजेक्ट पे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बड़े प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है। तो इसके लिए कोई भी काम जब हम बड़ा काम करते हैं, नोट करते चलना सब, है ना, नोट करते चलना, स्क्रीन को नोट कर लेना, तो तुम लोग का नोट्स टाइप का भी एक बनता रहेगा। देखो, कोई भी जो बड़ा काम होता है जिसमें
उसको हम जो है प्लान के तहत करते हैं। प्लान, तो यही प्लान किस में फॉलो होगा? SDLC में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसमें फेज शुरू होनी चाहिए कि पहले तो प्रोजेक्ट का, जैसे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, ये फेजेस हैं, हम फेजेस बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। फेजेस आप कई तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग तरह के होती हैं, हम सब बता देते हैं आपको। जैसे आपको इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और एनालिसिस। एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ये फेज है। मेंटेनेंस, ठीक है। कहीं पर ये फेज इस तरह से होती है: प्लान, एनालिसिस, डिजाइन। कहीं पे ये प्लान लिखा रहता है, बाकी सब सेम रहता है: डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, ठीक है। कहीं पर ये इस तरीके से भी रहता है, लाइक प्रोजेक्ट इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट करना। प्रोजेक्ट इनिशिएशन, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट। यहाँ कंस्ट्रक्ट को हम लोग कोडिंग में भी डाल सकते हैं। कोडिंग, कोडिंग को ही कंस्ट्रक्ट कहते हैं, कंस्ट्रक्शन, बनाना कोई चीज, ठीक है। टेस्ट, प्रोडक्ट रिलीज, इनहेंसमेंट, मेंटेनेंस, ठीक है। देखो, ये सभी SDLC आप एग्जाम में अगर आ जाए तो एग्जाम में आप चाहे ये लिख दीजिएगा SDLC की फेजेस, चाहे आप ये लिख दीजिएगा, और चाहे आप ये लिख दीजिएगा। तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या क्या है, ठीक। तो आइए समझते हैं इसको, एक एक फेज समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको सारे, कोई भी आप SDLC लिखेंगे, फेज आपको क्लियर होगी। जैसे हमने पिछले वाले में ये लिखा था स्क्रीन पे, तो यहाँ पर जो आपकी SDLC फेजेस हैं, लाइक इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। देखो, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कोई छानबीन करना। होता क्या है कि जब आपका जो क्या कहते हैं, डेवलपर है, ये डेवलपर और क्लाइंट, ठीक है, डेवलपर एंड क्लाइंट। अब डेवलपर और क्लाइंट के बीच में प्रोजेक्ट को लेकर के बातचीत शुरू होगी, तो फौरन डिजाइन नहीं बनाने लगेगा। जैसे टेलर के यहाँ आप जाते हैं तो फौरन टेलर आपसे कपड़ा लेके काटने नहीं लगेगा। पहले बात होगी कि भाई हमें पैंट बनवाना है, हमें शर्ट बनवाना है, हमें ट्राउजर बनाना है, फॉर्मल पैंट बनवाना है, या हाफ शर्ट बनवाना है, फुल स्लीव की शर्ट बनवानी है। तो पहले आप बातचीत करेंगे, टेलर तैयार होगा, टेलर से आप पैसे पूछेंगे,
टेलर से पूछेंगे जो हम काम कह रहे हैं वो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। या जैसे आपको बिल्डिंग बनवानी है, तो बिल्डिंग बनवाने में आप मान लीजिए कि कंस्ट्रक्टर से, बिल्डर से मिले, तो बिल्डर ने फौरन ही नहीं कह दिया ऐसा है भैया आप 4,000 ईंटें गिरवा दीजिए, सीमेंट सरिया बालू गिरवा दिए, हम कल से बनाना शुरू कर देंगे। तो आप कहेंगे अरे रुको रुको, ऐसा है, पहले बात तो करो, बैठो, तो क्या बनाओगे, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट कहेगा हमारी क्या रिक्वायरमेंट है पता होना चाहिए ना, कि हम क्या चाहते हैं, हम कैसा घर बनाना चाहते हैं। कि तुम अपनी मर्जी से बस ईंटा गिराओ, सीमेंट सरिया बालू गिराओ, घर बना के बनाना शुरू कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है कि सबसे पहला काम के दोनों लोग बैठ के मीटिंग करेंगे। ठीक है, तो डेवलपर भी बैठेगा और क्लाइंट भी बैठेगा। तो क्लाइंट बताएगा कि हमको क्या बनाना है। तो क्लाइंट से जो भी बात होगी फर्स्ट राउंड की, वो फर्स्ट राउंड की बात करने को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन। कि जांच दोनों में होगी, हाँ हम ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, या क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन फेज हो गई, पहली फेज। फिर दूसरी फेज है एनालिसिस। तो पहला तो इनके बीच में, सबसे पहले दोनों के बीच में क्या होगा शुरू, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दूसरी चीज के इन दोनों के बीच में क्या शुरू हो जाएगा, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल्ड स्टडी। तो डिटेल स्टडी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में डिजाइन, के सॉफ्टवेयर दिखेगा कैसे, बनेगा कैसे। यानी कि डिजाइन में क्या होगा कि इसका इनपुट कैसा होगा, इनपुट डिजाइन कैसा होगा, प्रोसेस डिजाइन कैसा होगा, ठीक है, और आउटपुट डिजाइन कैसा होगा, मतलब ओवरऑल सॉफ्टवेयर किस तरह का दिखेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन जिसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं, इंस्टॉलेशन को हम इम्प्लीमेंट भी कहते हैं, इम्प्लीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट के सॉफ्टवेयर जब आप बना लेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाएगा, तो डेवलपर उस सॉफ्टवेयर को कहाँ इंस्टॉल कर देगा, क्लाइंट साइट पर। ठीक है, तो ये डेवलपर और क्लाइंट के बीच में इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगी। मेंटेनेंस क्या कहता है, मेंटेनेंस ये कहता है कि इसको हम कह सकते हैं मेंटेनेंस फेज को आफ्टर सेल्स, या ऐसा सेल्स नहीं लिख करके आफ्टर रिलीज सर्विस। मतलब सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद जब इंस्टॉल कर देंगे क्लाइंट साइट पे, तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस भी मांगता है कि आपका महीने 2 महीने में सॉफ्टवेयर क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो उसके यूजर्स हैं, यानी कि आप जैसे मान लीजिए बैंक है, तो बैंक ने सॉफ्टवेयर बनवाया, तो डेवलपर ने, सॉफ्टवेयर कंपनी ने बैंक में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब उसके बाद बैंक के कर्मचारी उसको यूज कर रहे हैं। जब बैंक के कर्मचारी उसको यूज करेंगे, तो हो सकता है उनको यूज करने में कोई प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कौन करेगा, डेवलपर रिजॉल्व करेगा। तो उसी फेज को यहाँ क्या कहा जा रहा है, उसी फेज को कहा जा रहा है मेंटेनेंस। ये समझ में आ गया। हाँ, अशोक उसको प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, प्राइमरी प्रीमिनरी आपका प्रीलिमिनरी होता है। ठीक है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो यहाँ पर हमने ये एक बनाया है, ये भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखो अब सबका जो है रोल सेम है। चाहे आप एसडीएलसी एग्जाम में आ जाता है, चाहे इसको लिखिए, चाहे इसको लिखिए, चाहे इसको लिखिए। यहाँ पे प्लान और इन्वेस्टिगेशन तो एक जैसा हो गया, एनालिसिस और डिजाइन भी एक जैसा हो गया, और आपका ये देखिए डिजाइन, डिजाइन ये भी समझ में आ गई, ये भी इम्प्लीमेंटेशन या मेंटेनेंस। थोड़े से इसमें कुछ चीजें डिफरेंट है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि क्या है इसमें। प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्रोजेक्ट इनिशिएशन का मतलब होता है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना। तो जाहिर सी बात है,
हम जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो वहीं क्या हो जाएगा, वहीं से शुरू क्या हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसको हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। ठीक है, अशोक स्पेलिंग सही कर लेगा आप, ठीक है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, कि जो भी आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए। घर बनाना है तो सीमेंट, सरिया, बालू, जो रॉ मटेरियल्स हैं। उसी तरीके से अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। और रिक्वायरमेंट में ये भी हम डाल सकते हैं कि रिक्वायरमेंट किसकी, क्लाइंट की, कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और हाउ यू कैन फुलफिल इट, आप उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है, क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो ये सभी आ जाएगा आपका रिक्वायरमेंट में। डिजाइन फिर वैसे ही सेम है डिजाइन में, कि डिजाइन का मतलब क्या हो गया, कि सॉफ्टवेयर का लुक कैसा होगा। लुक का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर का अपीयरेंस कैसा होगा, अपीयरेंस, दिखाई कैसा पड़ेगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैसा दिखाई पड़ेगा, जैसे ये बोर्ड पे अब दिख रहा है, सॉफ्टवेयर ही तो है। जूम एक सॉफ्टवेयर है। जूम को जब आप ऑन करते हैं तो दिखता है, कहीं आइकन दिखता है, न्यू मीटिंग दिखता है, ठीक है, शेड्यूल दिखता है, और आपका साइन इन दिखता है। तो ये क्या है, ये उसका एक लुक है। यानी कि आप कह लीजिए जो सॉफ्टवेयर का वर्किंग एनवायरनमेंट, सॉफ्टवेयर का वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट यहाँ पर कह रहा है, कंस्ट्रक्ट मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हमने बताया ना, कोडिंग। देखो, जैसे मान लीजिए कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन गए। अब आपको कंपनी ने हायर कर लिया है, कंपनी आपको बता ही नहीं रही है कि क्या बनाना है, तो आप ऐसे ही दिन भर कोड कुछ भी लिख देंगे, नहीं ना। कंपनी कहेगी कि एक सॉफ्टवेयर है उसमें बिलिंग का कोड आप लिख दीजिए, बिलिंग करना है उसका प्रोग्राम बना दीजिए। अच्छा, वो ऑनलाइन पेमेंट करना है उसका प्रोग्राम बना दीजिए। अच्छा, एक काम करिए कि आप डिपॉजिट का पेमेंट बना दिए। आप स्टूडेंट का, एक यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर आया है, उसमें स्टूडेंट की डिटेल को निकालना है, उसका एक प्रोग्राम बना दीजिए। तो यानी कि ये जो कोडिंग है, ये कौन करेगा, कोडिंग डन बाय प्रोग्रामर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ टेस्ट। टेस्ट क्या है, आपने देखा होगा प्रोडक्ट पे लिखा रहता है, बहुत सारे प्रोडक्ट आप मार्केट पे लाइए तो उसमें लिखा रहता है ओके टेस्टेड। तो ओके टेस्टेड का मतलब क्या है, कि आप सॉफ्टवेयर पहले बना लीजिए, फिर उसको क्या करिए, आप रन करा लीजिए। जिस तरीके से आप प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम को आप ड्राई रन करते हैं, है ना, देखते हैं कि कहीं कोई गलत तो नहीं लिखा है। तो एक बार जस्ट उसका एक लुक लेने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, अब सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारे मॉड्यूल होंगे, उनको टेस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड की टेस्टिंग होती है, ये हम टेस्ट में डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसी टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, डिटेल टेस्टिंग। ठीक है, और बहुत सारी टेस्टिंग होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये सब टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग को हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन टेस्ट का मतलब है कि जो भी आपने, प्रोग्रामर ने जो भी कोड बनाया है, उस कोड को टेस्ट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम आपने बनाया है, मीट प्रोग्राम मीट क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि जो प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम है बनाया, आप अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा कि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना।
ये हो गया। फिर है प्रोडक्ट रिलीज। प्रोडक्ट रिलीज, प्रोडक्ट रिलीज का मतलब होता है कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एट कस्टमर्स या क्लाइंट, क्लाइंट या कस्टमर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एट कस्टमर्स साइट। कस्टमर साइट पे आपको क्या करना है, आपको जो आपने प्रोडक्ट बनाया यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनाया उसको आप इंस्टॉल कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। यही फेज हमारी इम्प्लीमेंटेशन भी कहलाती है। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इन्हेंसमेंट, इन्हेंसमेंट क्या होता है, मेक सॉफ्टवेयर मोर एडवांस। मेक सॉफ्टवेयर मोर एडवांस होता क्या है कि ये डेवलपमेंट के समय नहीं करा जाता है, ये धीरे धीरे करा जाता है, थोड़ा थोड़ा सा। जैसे आप पहले प्रोग्रामिंग सीखते हैं, फिर टफ प्रोग्रामिंग सीखते हैं, फिर प्रोग्राम को अपने फॉर्मेट करना सीखते हैं, तो धीरे धीरे वन बाय वन करके आप करते हैं। तो इनहेंसमेंट किस चीज का होगा, आपके पास सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए आपका बिलिंग का सॉफ्टवेयर है, तो जैसे ही कस्टमर ने पैसा दिया आपने बिल निकाल के दे दिया, तो ये तो एक हो गया। अब उसके बाद ये बना हुआ सॉफ्टवेयर कुछ दिनों के बाद इनहेंसमेंट हुआ कि भाई कस्टमर स्वाइप कार्ड से देना चाहता है पेमेंट, तो आपके सॉफ्टवेयर में स्वाइप कार्ड का ऑप्शन होना चाहिए, तो वो उसमें इनबिल्ट करा जाएगा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंपनी वो भी जोड़ देगी। फिर क्या कर रहा है, आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हैं तो स्कैनिंग का एक सॉफ्टवेयर उसमें लगा हुआ है। फिर ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, इंटरनेट बैंकिंग हो रहा है, पेटीएम के थ्रू हो रहा है, किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट लिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर धीरे 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 आपका क्या होता रहेगा, इनहेंस होता रहेगा, सॉफ्टवेयर एडवांस होता रहेगा, सॉफ्टवेयर एडवांस होता रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर लास्ट में वही मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में हम लोग वही करेंगे। मेंटेनेंस में क्या, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इट इज डन। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इट इज डन, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो क्लाइंट उसको यूज करेगा, उसमें अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देगा। तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ये होगा, यानी कि ये क्या करेगा, रिजॉल्व द प्रॉब्लम, रिजॉल्व प्रॉब्लम। समझ में आ गया। तो अब आप देखिए एक चीज, यहाँ पर फिर से पहले वाले स्क्रीन पे हम लोग जा रहे हैं, इस पे एसडीएलसी में, एसडीएलसी अगर आ जाता है तो चाहे आप एसडीएलसी में ये लिखेंगे, चाहे इसके बारे में और चाहे इसके बारे में, सब एक ही जैसा है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर हमने इसको डिटेल में आपको लिख दिया ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम इसमें समझ में आ रहा है, क्लियर है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये वाला जो हमने बताया था आपको, इन्वेस्टिगेशन, ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। कि इन्वेस्टिगेशन में 3 स्टेप होते हैं। अब पहला जो आपका इन्वेस्टिगेशन हमने बताया था ना, उसी को बता रहे हैं और डिटेल में, ठीक, थोड़ी सी डिटेल उसकी है। ये जो हमने इन्वेस्टिगेशन बताया था, इन्वेस्टिगेशन
इसमें 3 स्टेप फॉलो होते हैं। 1 2, नहीं 2 स्टेप, सॉरी 2 स्टेप्स। 1 2 एंड 3। एक सेकंड, हम आपकी बुक ही रिफर कर रहे हैं। चलिए, इसमें 2 स्टेप लिखिए आप लोग। 2 स्टेप क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग और फिजिबिलिटी स्टडी। ये इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, ठीक है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में फिजिबिलिटी स्टडी। ये भी कई टाइप की होती हैं फिजिबिलिटी स्टडीज। अभी क्लास ले लें तो बताते हैं, रुक जाओ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में 2 फेज हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी। अब देखो, ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग है, ये है कि आपको, देखो, किसी भी चीज के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि ऑनलाइन जूम मीटिंग है, ऑनलाइन क्लास करना है, लेकिन आपको पासवर्ड और मीटिंग आईडी ना दिया जाए, तो इंफॉर्मेशन आपको ना मिले, तो आपका एक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है, इफ यू हैव इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन प्लान करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपके घर में न्योता है, न्योता मिलता है ना, शादी का कार्ड वगैरह, शादी का कार्ड तो है लेकिन उस पर कहीं डेट ना लिखी रहे, एड्रेस ना लिखा रहे, तो आपको पता तो चल जाएगा कि शादी है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कब है, तो हम जाएंगे कब, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा नहीं समझ में आएगा। तो एक्शन हमारा समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग, तो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग है। जैसे मान लीजिए कि एज्यूम कि बैंक का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्लाइंट आया। क्लाइंट कहाँ से आया? बैंक से। तो अब बैंक का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि बैंक में डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है, बैंक में चेक कैसे बनता है, चेक की डिटेल कैसे नोट होती है, ठीक है, अकाउंट कैसे ओपन होता है, अकाउंट कैसे क्लोज होता है, एटीएम कैसे इशू होता है, लोन कैसे दिया जाता है, लोन कैसे रिकवर किया जाता है, ये सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना। तो इसके लिए पूरा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया जाएगा, किसका? बैंक का। लेकिन ये करेगा कौन? इट इज डन बाय डेवलपर साइड। क्लाइंट थोड़ी करेगा, क्लाइंट तो कह के चला जाएगा कि इसको आपको करना है, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम आप करिए इसको, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि कोई भी चीज, देखो, फीजिबिलिटी का मतलब होता है फायदा या नुकसान, फायदेमंद, कोई भी चीज कितनी फायदेमंद है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। फीजिबिलिटी स्टडी, कि किसी भी काम को करने में क्या आपको प्रॉफिट है, ठीक है। भाई जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो उसका क्या प्रॉफिट है, आप टाइपिंग का कोर्स कर रहे हैं तो उसका क्या प्रॉफिट है, आप कहीं खेलने गए हैं तो उसका क्या प्रॉफिट है, आप खाने गए हैं तो क्या प्रॉफिट है, आप जॉब कर रहे हैं तो क्या प्रॉफिट है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या प्रॉफिट है। मतलब कोई भी काम आप करें या ना करें, जैसे मान लीजिए कोई वर्क है, या हम यहाँ वर्क को हटा करके एक डाल देते हैं कि एक प्रोजेक्ट बनने आया, यानी कि सॉफ्टवेयर आया, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। प्रोजेक्ट ए आया बनने के लिए, प्रोजेक्ट बी आया, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी,
ठीक है, एक सेकंड नेट को हो गया। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने में आए, A B C D, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इनमें से किन प्रोडक्ट्स किन प्रोजेक्ट को करेंगे, तो जिसमें जाहिर सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट, और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, ऐसे ही लिख देते हैं, एक डेटा बना लेते हैं, टेबल। तो इसमें हमने कहा कि इसमें प्रॉफिट जो है वो 1 लाख का है, इसमें प्रॉफिट 1 लाख का है, इसमें प्रॉफिट 50,000 का है, इसमें प्रॉफिट 50,000 का है, ठीक है। इसमें टाइम लग रहा है वो 2 ईयर लग रहा है, इसमें टाइम जो लग रहा है वो 1 ईयर लग रहा है, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो 3 ईयर लग रहा है, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो मान लेते हैं हम 2 मंथ लग रहे हैं। ऐसे ही एक रफली आइडिया ले लिया। अब बताइए, आप अगर प्रोजेक्ट के मैनेजर होते तो आपकी फिजिबिलिटी स्टडी क्या कहती कि आप किस प्रोजेक्ट को करेंगे, बताइए, टाइप करके बताइए, कौन कौन सा प्रोजेक्ट आप करेंगे, कैपिटल में लिखिएगा, A B C D, कौन सा प्रोजेक्ट आप करेंगे। ये डिपेंड करेगा, सब पे अलग अलग डिपेंड करेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। राजकुमार ने कहा कि डी और ए दोनों कर लेंगे, वेरी गुड, डी और ए। तो ए डी करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें 2 साल लग रहा है, 1 लाख रुपए आ रहा है, तो बी कर लेंगे, उसमें भी 1 लाख रुपए आ रहा है ना। डी और बी, कोई एक प्रोजेक्ट चूज करना है, दो नहीं करने हैं। ऐसे तो हम सभी करेंगे भाई, काम हमें मिला है तो हम सब कर लेंगे, हम कह रहे हैं कोई एक प्रोजेक्ट चूज करो, तो कौन सा चूज करोगे। एक प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में डी आप करेंगे, क्योंकि उसमें 2 महीने में खत्म हो जाएगा। तो अगर 1 साल में हमको डी जैसे 2 4 और प्रोजेक्ट मिल गए, तब तो वो 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। वेरी गुड, अब आप लोग समझ गए। तो इसी को हम फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं, यही स्टडी, अब इस तरह की स्टडी होती है, पूरा टीम इस तरह से बनाता है, ये तो हमने बहुत छोटा सा ऐसे ही बना दिया। इस तरह के बहुत सारे चार्ट बनाए जाते हैं, फिर उससे ये निकाला जाता है कि हम किसे करें, क्या करें। जैसे आप मंडी में जाते हैं, तो मंडी में जैसे मान लीजिए आपको प्याज खरीदना 10 किलो, तो 10 किलो बड़ा अमाउंट हुआ, आपको 2 4 प्याज नहीं खरीदना, 2 4 प्याज तो आप कहीं से भी खरीद लेंगे। 10 किलो खरीदना तो आप मंडी चले जाएंगे, वहां कई सारी शॉप्स हैं, तो आप 2 4 5 शॉप पे जाएंगे, फिर आप उसको एनालाइज करेंगे कि यार एक बार बताएं, इसमें 10 किलो फलाने रेट का मिल रहा है, इसमें ये रेट है, इसमें ये रेट है, इसमें ये रेट है, इसकी प्याज भी अच्छी है, इसका रेट थोड़ा ज्यादा है, इसकी प्याज बहुत अच्छी नहीं है लेकिन रेट बहुत कम है। तो अब आप, हर पर्सन का अपना अपना दिमाग चलता है, तो वो किसी भी प्याज को खरीद सकता है। तो यही इसमें फिजिबिलिटी स्टडी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी कई टाइप्स की होती हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ शॉर्ट में हम लोगों ने बता दिया कि फिजिबिलिटी स्टडी में आप फायदा देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट करा जाए, कौन सा प्रोजेक्ट ना करा जाए, ठीक है। ये फिजिबिलिटी स्टडी सिर्फ प्रोजेक्ट पे ही नहीं, ये कंप्यूटर पे भी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको सपोज हार्डवेयर, आपने कहा कि ऐसा है कि हमें 20 कंप्यूटर्स चाहिए, अपनी कंपनी के लिए 20 कंप्यूटर्स चाहिए। तो अब ये 20 कंप्यूटर्स हमको जो मिल रहे हैं, और हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट में प्रॉफिट 2 लाख रुपए का है, और ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जब हम लगाएंगे तो हमें 3 लाख के कंप्यूटर लेने पड़ेंगे। तो हमने कहा 2 लाख के प्रॉफिट के लिए 3 लाख का इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा, तो ये यहीं से डील कैंसिल हो जाएगी। हाँ, प्रॉफिट 2 लाख का होता और इन्वेस्टमेंट 30,000 का होता, 30,000 का, तब ये डील फाइनल हो जाती। तो इस तरह का ही काम इसमें फिजिबिलिटी स्टडी में किया जाता है, ठीक है, समझ गए। इसमें बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन, रोहित, प्रतीक, राजकुमार, एनी कंफ्यूजन, क्लियर है, ठीक है। बाकी हम क्या कहते हैं इसमें, फिर अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। चलो फिर, दैट्स इट, थैंक यू।